अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज दुनिया की नज़रें बहीराए रूम यानी मेडिटेरेनियन सी के बैनुल-अक़वामी पानियों पर टिकी हुई हैं, जहां इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी रोककर तमाम इमदादी मिशन को ख़त्म कर दिया है। 40 से ज़ायद कश्तियों पर सवार 500 से करीब पार्लियामेंटेरियंस, वकला, डॉक्टर्स और कारकुनान को हिरासत में लेकर इसराइल की अशदूद बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। इस वाक़े ने न सिर्फ गज़ा में इमदाद की उम्मीदों को तोड़ दिया है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा सिफारती बहरान पैदा कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक थी? कोलंबिया जैसी हुकूमतें इसराइल को क्या सख्त तरीन धमकियां दे रही हैं? इस फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे, इनकी क्या सूरत हाल है? आइए इस पूरे वाक़े की तफसील और इसके नताइज को समझते हैं। ये कोई पहली कोशिश नहीं थी, लेकिन ये गज़ा की नाकाबंदी तोड़ने की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री कोशिश थी। फ्लोटिला में सिर्फ इलामती इमदाद थी, इसका असल मकसद गज़ा पर इजराइल की 18 साल पुरानी समुद्री नाकाबंदी को तोड़ना और आलमी तवज्जो गज़ा में कहत की सूरत हाल की तरफ दिलाना था। कश्तियों में स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थनबर्ग, यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान और मुख्तलिफ ममालिक के सियासतदान शामिल थे। ये अगस्त और सितंबर में दुनिया भर की बंदरगाहों से रवाना हुई थीं। इसराइल ने इस मिशन को दहशतगर्दों का प्रोपेगेंडा करार दिया और सख्ती से मुतनब्बह किया कि कश्तियों को गज़ा के करीब नहीं आने दिया जाएगा। इसराइली बहरिया ने तमाम कश्तियों को अशदूद की बंदरगाह पर इमदाद उतारने की पेशकश की, जिसे कारकुनान ने मुस्तरद कर दिया। बुध और जुमेरात की दरमियानी रात जब फ्लोटिला गज़ा के साहिल से तकरीबन 70 नॉटिकल माइल दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में थी, इसराइली बहरी जहाज़ों ने इनका घेराव कर लिया। कारकुनान के लाइव फीड्स कट गए और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इसराइली फ़ौजी कश्तियों पर सवार हो गए और उन्हें तहवील में ले लिया। ये बैनुल-अक़वामी मिशन था और इसमें दुनिया भर के 47 ममालिक के शहरी शामिल थे। इस फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल थे, जो गज़ा के लोगों से यकजहती और इमदाद की फरहमी के लिए गए थे। इसराइली कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि कई पाकिस्तानी शहरी फ्लोटिला पर सवार थे और अब वो ज़ेर हिरासत हैं। फ्लोटिला में शामिल होने वाला पाकिस्तानी वफद इस पूरे मिशन का एक अहम हिस्सा था और पाकिस्तान में इसकी हिरासत पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जिन दो अफराद के नाम सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आए हैं वो ये हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान इस वक्त पाकिस्तानी वफ़द के सरकर्दा रहनुमा के तौर पर इसराइली हिरासत में हैं। वो पाकिस्तान की सियासी जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर और पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह थे। मीडिया रिपोर्ट्स और फ्लोटिला के ज़राए के मुताबिक वो इन मरकज़ी जहाज़ों में सवार थे जिन्हें इसराइली अफ़वाज ने बैनुल-अक़वामी पानियों में रोककर अशदूद बंदरगाह ले गई हैं। इनकी गिरफ्तारी की खबर आते ही पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है और पाकिस्तान की हुकूमत ने इन समेत तमाम पाकिस्तानी शहरियों की फौरी और महफूज रिहाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी वफ़द के दूसरे अहम रुकन सईद उज़ैर निज़ामी की सूरत हाल क़दरे मुख्तलिफ है। तफसीलात के मुताबिक वो एक ऑब्ज़र्वर कश्ती पर सवार थे जो इसराइली कार्रवाई से बच निकलने में कामयाब रही है। इनका अहम किरदार ये है कि उन्होंने ही सबसे पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के जहाज़ को रोके जाने की खबर दुनिया तक पहुंचाई थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बयान में इस मिशन में हिस्सा लेने वाले दीगर पाकिस्तानी शहरियों का भी जिक्र किया गया है। इनमें शामिल हैं मज़हर सईद शाह, वजाहत अहमद, डॉक्टर उसामा रियाज़, इस्माइल ख़ान, फ़हद इश्तियाक। इन तमाम अफराद की मौजूदा हालत के बारे में अभी तक वाज़े मालूमात दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन ये तस्दीक शुदा है कि वो मिशन का हिस्सा थे। मीडिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइट सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा दोनों ने इसराइल के इस इक़दाम की सख्ती से मज़म्मत की है और ज़ोर दिया है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान समेत तमाम पाकिस्तानी शहरियों की महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की जानिब से इस आला सतह की शिरकत ने गज़ा के मामले पर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को आलमी सतह पर उजागर किया है। पाकिस्तानी सफारती कोशिशें जारी हैं और हम इनकी रिहाई पर मज़ीद अपडेट्स के मुंतज़िर हैं। कारकुनान का कहना है कि ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी पानियों में हुई थी, जो एक गैर कानूनी अगवा है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि गज़ा पर कानूनी बहरी नाकाबंदी नाफिज है और कश्तियों ने फ़ाल जंगी जोन की तरफ बढ़कर इसकी खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा ये कार्रवाई कानूनी थी। तमाम ज़ेर हिरासत अफराद को अब इसराइल से यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली कार्रवाई के रद्द-ए-अमल में दुनिया भर के दारुल हुकूमतों से शदीद मज़म्मत और बाज़ सूरतों में सख्त सिफारती इक़दाम का ऐलान किया गया है।
پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسے غنڈہ گردی یعنی پائرسی قرار دیا۔ پاکستان نے اپنے اور دیگر تمام ممالک کے شہریوں کی فوری اور محفوظ رہائی کا مطالبہ کیا اور عالمی کمیونٹی سے اسرائیل کے ان اقدامات کا نوٹس لینے پر زور دیا۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے اس کارروائی کو بین الاقوامی جرم قرار دیتے ہوئے سب سے سخت ردعمل دیا۔ انہوں نے اپنے ملک میں موجود اسرائیلی سفارتی وقت کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا اور اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ نے اسے دہشت گردی کا عمل کہا ہے۔ ملیشیا نے اپنے 8 شہریوں کی گرفتاری پر مذمت کی، جبکہ دیگر ممالک بھی اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے متحرک ہیں۔ اٹلی کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین نے اسرائیلی کارروائی کے خلاف آج عام ہڑتال کا اعلان کیا، جس کے بعد روم اور ملان سمیت کئی یورپی شہروں میں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ سوشل میڈیا پر ایک افواہ وائرل ہوئی تھی کہ شمالی کوریا نے ایک غیر مصدقہ ذریعے یعنی کمیونسٹ نیوز میڈیا پروجیکٹ کے ذریعے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اگر کارکنان یعنی گریٹا تھنبرگ شامل تھیں کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ یہ خبر طنز اور فسانہ یعنی سیٹائریکل تھی اور کسی بھی مصدقہ نیوز آؤٹ لیٹ یا سرکاری ذریعے سے ایسی کسی دھمکی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ بہت سے یورپی ممالک جیسے کہ اسپین، اٹلی، بیلجیم اور برطانیہ نے بھی اسرائیل سے اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے اور انہیں جلد رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے تمام امدادی کشتیوں کو روکے جانے کے بعد اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ سمندری راستہ فی الحال مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کولمبیا جیسے ممالک کا یہ سخت اقدام اور پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک کا شدید رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معاملہ سفارتی سطح پر کتنا سنگین ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی عدالتیں اور سلامتی کونسل اس معاملے پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ اس پورے واقعے پر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اسرائیل نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔